आज का अध्याय राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न मत, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि राजपूतों की उत्पत्ति के संदर्भ में इतिहासकारों में कौन कौन से मत प्रचलित हैं और उनकी विचारधाराएं क्या हैं। मैं बजरंग स्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज उनियारा। विभिन्न मत कौन कौन से हैं, इससे पहले मैं थोड़ी इसकी भूमिका बताना चाहूँगा। 606 से लेकर 647 ईस्वी तक उत्तर भारत में पुष्यवती वंश का शासन था, जिसके एक शक्तिशाली और प्रतापी शासक का शासन था जिनका नाम हर्षवर्धन था। हर्षवर्धन ने थानेश्वर को अपनी राजधानी बनाकर उत्तरी भारत के अंतर्गत एक राजनीतिक एकरूपता स्थापित की। लेकिन 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु की तदुपरांत उत्तर भारत में किसी केंद्रीय सत्ता का अभाव हो गया। इसलिए विभिन्न जगह पर जो सामंत शासन कर रहे थे, इन सामंतों ने ही अपने स्वतंत्र राज्यों की स्थापना कर ली। इस प्रकार उत्तर भारत में छोटे छोटे राज्यों का निर्माण हुआ और इनके माध्यम से विकेंद्रीकरण की शक्तियों को बल मिला। परिणाम स्वरूप उत्तर भारत में किसी बड़ी शक्ति का अभाव हो गया था और ऐसे में वहाँ पे छोटे छोटे वंशों का उदय हुआ। इन वंशों को सम्मिलित रूप से राजपूत कहा जाता है। इनकी समावधि 7वीं शताब्दी से लेकर जब 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध तक राजपूतों की हार हुई, तब तक माना जाता है। तो 647 ईस्वी से लेकर 1192 ईस्वी तक राजपूतों का उत्तर भारत में विभिन्न जगह शासन रहा। इस अवधि को राजपूत काल कहा जाता है। 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी हम कह सकते हैं, जिनको राजपूत काल की संज्ञा दी जाती है। और जब हम भारतीय इतिहास के संदर्भ में अध्ययन करते हैं तो इस काल को पूर्व मध्य काल भी कहा जाता है। राजस्थान के इतिहास में इसको हम राजपूत काल की संज्ञा देते हैं, जो 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के मध्य शासन था। अब ये विभिन्न क्षेत्रों में शासन कर रहे थे, अलग अलग वंशों के लोग थे। इनकी मूल वंश क्या था, ये इतिहासकारों के मध्य एक बड़ा डिबेट का टॉपिक है। कौन कौन से इतिहासकारों ने कौन से मत दिए हैं, उनका हम अध्ययन करेंगे। ऐसा कोई मत नहीं है जिस पे इतिहासकार सहमत हैं। इसलिए अभी तक जब तक पर्याप्त निष्कर्ष शोध नहीं आएंगे, तब तक एक मत को स्वीकार करना दुष्कर है। इसलिए हम सबसे पहले इसकी आउटलाइन देखते हैं। 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात भारत में राजनीतिक एकता छिन्न भिन्न हो गई। इस कारण विकेंद्रीकरण की शक्तियों को बल मिला और उत्तर भारत में छोटे छोटे राज्यों का निर्माण हुआ। इन्हीं राज्यों को हम राजपूत राज्य कहते हैं, जिन्होंने 7वीं से 12वीं शताब्दी में शासन किया। इसलिए इस युग को हम राजपूत युग की संज्ञा देते हैं। राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित मत, जैसा मैंने पहले बताया कि राजपूत कौन हैं, इसको लेकर इतिहासकारों में एकता नहीं है। इतिहासकारों द्वारा अलग अलग मत दिए गए। इनको हम सुविधा या अध्ययन की दृष्टि से 2 भागों में रख सकते हैं। वे इतिहासकार जो इनको भारत से संबंधित मानते हैं, उनको देसी उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों में रखा जा सकता है। और कुछ इतिहासकार विद्वान ऐसे हैं जिन्होंने ये माना है कि राजपूत देश से नहीं थे, विदेशी थे, अनार्य थे। तो विदेशी व अनार्यों से संबंधित मत, तो राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित मतों को हमने अध्ययन की दृष्टि से 2 भागों में वर्गीकृत किया है। देसी उत्पत्ति से संबंधित मत एवं विदेशी व अनार्यों से उत्पत्ति संबंधी मत। देसी उत्पत्ति से संबंधित मत, इसमें अलग अलग भारत के अंतर्गत विद्वानों ने अलग अलग मत दिए। उनमें से पहला मत है अग्निकुंड से उत्पन्न मत। इसका प्रथम विवरण पृथ्वीराज विजय के लेखक जयानक की रचना में मिलता है। उसने कहा कि राक्षसों के लगातार आक्रमण हो रहे थे। उन आक्रमणों से और ऋषि वशिष्ठ का
आबू के अंतर्गत कुंड था, वहाँ पे निवास था। राक्षसों से परेशान होकर उसने 3 योद्धा प्रारंभ में निकाले, बाद में चौथे योद्धा का अग्निकुंड से निर्माण किया। तो ये 4 योद्धाओं से 4 वंशों का निर्माण हुआ। ज़्यादा कहानी में हम यहाँ नहीं जाएंगे। तो इस मत में ये माना गया कि 4 वंश ऐसे थे जिनका उदय अग्निकुंड से हुआ है, और ये वंश थे गुर्जर, प्रतिहार, चालुक्य, परमार और चौहान। तो अग्निकुंड का सिद्धांत ये कहता है कि 4 राजपूत राज्यों का उदय आबू पर्वत पर ऋषि वशिष्ठ के अग्निकुंड से हुआ है। इस मत के समर्थक कुछ इतिहासकार हैं, जैसे चंद्रबरदाई, मोहनोत नैन्सी और सूर्यमल मिश्रण और हमीर रासों का रचयिता जोधराज। चंद्रबरदाई की पृथ्वीराज रासों में इसका विस्तृत विवरण मिलता है। मैंने थोड़ी समय पहले ये बोला कि पृथ्वीराज विजय जो जयानक की रचना है उसमें मिला है, तो उसकी जगह चंद्रबरदाई की पृथ्वीराज रासों मानना है, वो गलती से बोला गया। लेकिन क्या अग्निकुंड से ऐसे योद्धाओं का जन्म हो सकता है? तो हम वर्तमान वैज्ञानिक तकनीकी युग में इस प्रकार के दावे को स्वीकार नहीं करते हैं। चंद्रबरदाई, नैन्सी, सूर्यमल मिश्रण ने भी तत्कालीन राजतंत्र के समय इस प्रकार के सिद्धांतों को खूब प्रचारित किया, लेकिन आज के समय के इतिहासकार इस मत के बिल्कुल भी समर्थन में नहीं है, इसलिए इतिहासकार इसकी आलोचना करते हैं। जैसे गोपीनाथ शर्मा ने केवल कवियों की मानसिक कल्पना का फल माना है। जगदीश सिंह गहलोत ने पृथ्वीराज रासों के रचयिता के दिमाग की उपज कहा है। इसी प्रकार दशरथ शर्मा ने भाटों की कल्पना की उपज मात्र कहा है। तो एक सिरे से आधुनिक इतिहासकारों ने इसको अस्वीकार कर दिया है। कौन से सिद्धांत की बात कर रहे हैं हम? अग्निकुंड के सिद्धांत की। तो ऋषि वशिष्ठ के आबू के जो अग्निकुंड से 4 योद्धाओं का निर्माण हुआ, उनसे 4 वंशज निकले, इस दावे को वर्तमान में इतिहासकार स्वीकार नहीं करते हैं। द्वितीय मत है प्राचीन क्षत्रियों की संतानें। प्राचीन ऐसा कहते हैं कि राजपूत विदेशी नहीं थे, बल्कि जो भारत में जो प्राचीन क्षत्रिय थे इनकी ही संतान हैं, और इस मत को सबसे ज़्यादा माना जाता है। जैसा हम ऋग्वेद के 10वें मंडल में विराट पुरुष की कल्पना की गई है, जिसमें क्षत्रिय की बात कही गई है, यही क्षत्रिय लोग कालांतर में राजपूत के रूप में इनको हम पहचान पाते हैं। अब इसके बारे में भी अलग अलग है, इनको कोई सूर्यवंशी कहता है, कोई चंद्रवंशी कहता है। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी मत इसमें, इसके समर्थक गौरीशंकर, हीराचंद ओझा, सीवी वैद्य, जगदीश सिंह गहलोत और डॉक्टर दशरथ शर्मा हैं। वो ये कहते हैं कि राजपूत सूर्यवंशी और चंद्रवंशी थे। हीराचंद ओझा ने राजपूतों की सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, क्षत्रिय के संदर्भ में कुछ साक्ष्य भी दिए हैं कि विभिन्न साक्ष्यों से ये प्रतीत होता है, अवगत होता है कि राजपूत सूर्यवंशी या चंद्रवंशी थे। जैसे श्रृंगी ऋषि के लेख 1428 में गुहिल वंश राजपूतों को रघुकुल से उत्पन्न बताया। चंदेल अभिलेखों के अनुसार चंदेल क्षत्रिय थे। हर्षोल अभिलेख के अनुसार परमार राजपूत क्षत्रिय थे। हर्षनाथ अभिलेख जो सीकर का है उसमें चौहानों के पूर्वज सूर्यवंशी होना बताया है। इसी प्रकार पृथ्वीराज रासों ने भी राजपूतों की 36 शाखाओं को सूर्यवंशी या चंद्रवंशी बताया है। ऐसा विश्व के इतिहास पे भी हम नज़र करते हैं। तो जैसे मिस्र के शासक फराओ कहते थे स्वयं को, फराओ का रहा का मतलब सूर्य होता है, तो सूर्य से उत्पन्न मानते हैं। चीन के शासक भी खुद को ऐसे ही कहते थे। तो सूर्य और चंद्रमा से उत्पन्न होने के दावे प्राचीन काल में राजतंत्र की वैधता के लिए दिए जाते थे। तो ऐसे ही इतिहासकारों ने ये माना है कि ये सूर्यवंशी या चंद्रवंशी थे। मुख्य रूप से गौरीशंकर, हीराचंद ओझा इसके समर्थक हैं कि ये प्राचीन भारतीय क्षत्रिय थे, लेकिन सूर्यवंशी या चंद्रवंशी शासकों से ये संबंधित थे। ब्राह्मणवंशीय मत ये कहते हैं कि ये मूल रूप से ब्राह्मण थे। और इसके मुख्य समर्थक 2 इतिहासकार हैं, दशरथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा और D.R. भंडारकर। तो राजपूतों के ब्राह्मण वंश होने के सबसे बड़े समर्थक गोपीनाथ शर्मा और दशरथ शर्मा
और डी.आर. भंडारकर हैं। भंडारकर ने बिजोलिया शिलालेख के आधार पर इनको ब्राह्मण कहा है। जैसे बिजोलिया शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र के ब्राह्मण बताया गया है, उनके आधार पर कहा है। इसी प्रकार इनको नागर ब्राह्मण भी माना है। कायम खां रासों में भी चौहानों की उत्पत्ति वत्स नामक ब्राह्मण से मानी गई है। तो इनके आधार पर गोपीनाथ शर्मा, दशरथ शर्मा और डी.आर. भंडारकर ने इनके ब्राह्मण वंश के होने का दावा किया है, लेकिन फिर इतिहासकार इन पर सहमत नहीं है। सामाजिक आर्थिक प्रक्रियाओं की उपज, बी.डी. चट्टोपाध्याय ने ये कहा है कि इनके जो जाति है वो विभिन्न जो सामाजिक और आर्थिक प्रक्रियाओं की उपज हैं। समाज के आपसी मेलझोल से एक जाति दूसरी जाति से धीरे धीरे श्रेष्ठ होती गई, तो क्षत्रियत्व धारण कर लिया। विभिन्न जो इकोनॉमिक जो चीज़ें हैं, आर्थिक क्रियाकलाप है, उनसे भी विभिन्न जातियों का मिश्रण हुआ। तो इस प्रकार बी.डी. चट्टोपाध्याय इनको सामाजिक आर्थिक प्रक्रियाओं की उपज मानते हैं। मिश्रित जातीय अवधारणा, देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय इसके मत हैं। वो कहते हैं कि प्राचीन काल में कुछ विदेशी जातियां भारतीय समाज में घुल मिल गई, जो रक्त मिश्रण का परिणाम था, मतलब शादियों का प्रमाण था। जब ये मिश्रित जाति सत्ता में आई तो ब्राह्मणों ने इनको क्षत्रियों की संज्ञा देकर राजपुत्र पुकारा। तो देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय मिश्रित जाति अवधारणा के समर्थक हैं। प्राचीन आदिम जातियों के वंशज, स्मिथ का मानना है कि वास्तव में राजपूत जो गोंड, खोकर और भर जो प्राचीन जनजातियां हैं, यही कालांतर में राजपूत बन गई। वैदिक आर्यों की संतान, हीराचंद ओझा और सीवी वैद्य इसके समर्थक हैं। तो प्राचीन क्षत्रियों की संतान हैं, इसके सबसे बड़े समर्थक कौन हैं? हीराचंद ओझा और सीवी वैद्य। अब इसके बाद में विदेशी उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत आते हैं। इनमें सबसे पहले ये दिया गया कि ये शक और सीथियन हैं। वास्तव में राजपूत शक और सीथियन हैं। ऐसा विवरण किसने दिया? कर्नल जेम्स टोड ने। कर्नल जेम्स टोड ने ये दावा किया कि राजपूत वास्तव में शक सीथियन हैं। ये शक सीथियन भारत में मध्य एशिया से आए और धीरे धीरे यहाँ घुल मिल गए और यहाँ की राजसत्ता पे उन्होंने अधिकार कर लिया और वास्तव में यही कालांतर में राजपूतों के रूप में उदय होते हैं। इस बात का समर्थन कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक के संपादक विलियम क्रुक का भी यही मानना है, लेकिन ओझा ने इनके मत को अस्वीकार कर दिया है। कर्नल जेम्स टोड ने किन चीज़ों के आधार पर ऐसा दावा किया? टोड का ये मानना है कि राजपूत 6वीं शताब्दी में भारत में आई शक जाति के ही वंशज हैं, क्योंकि शक विजेता भी थे और शासक भी थे। तो धीरे धीरे इनको भारतीय समाज में क्षत्रियत्व का स्थान मिला, क्षत्रिय का दर्जा इनको दे दिया गया। क्योंकि प्राय पुरातन काल में यही होता था कि जो जाति शासन पे अधिकार कर लेती थी उनको राजपुरोहित के द्वारा क्षत्रिय का दर्जा दिया जाता था। उसके लिए कर्नल जेम्स टोड ये भी कहता है कि जो अग्निकुंड के माध्यम से, अग्निकुंड सिद्धांत को भी वो स्वीकार करता है कि जो आबू में ऋषि वशिष्ठ ने जो यज्ञ किया उसमें वास्तव में जो ये शक सीथियन थे इनका हिंदू धर्म में भारतीयकरण किया गया था, हिंदूकरण किया गया था, शुद्धिकरण किया गया था। तो वो अग्निकुंड सिद्धांत को भी अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार करता है, लेकिन उसके माध्यम से वो ये बताना चाहता है कि इस कुंड के माध्यम से इनका शुद्धिकरण किया गया था। यही नहीं, वो कुछ अन्य तथ्य भी पेश करता है। काफ़ी परंपरा, रीति रिवाज ऐसी राजपूतों में प्रचलित थी जो शक और सीथियन में भी प्रचलित थी। तो इन परंपराओं की साम्यता के आधार पर टोड का ये विश्वास था कि राजपूत शक सीथियन ही हैं। जैसे कुछ साक्ष्य उन्होंने प्रस्तुत किए हैं: सूर्य पूजा, अश्व पूजा, सती प्रथा, अस्त्र पूजा, आराध्य देव को रक्त व शुरा का अर्पण, अश्वमेघ यज्ञ, सुरा के प्रति अनुराग, वीरता और काफ़ी रीति रिवाज इन दोनों के आपस में मिलते हैं। इसलिए टोड का ये मानना कि वास्तव में राजपूत शक ही हैं।
लेकिन ओझा ने इसको अस्वीकार किया है, क्योंकि शक और सीथियन के आने से पहले ही भारत के वैदिक साहित्य परंपराओं और रीति रिवाज में ये परंपराएं पहले से विद्यमान हैं। तो ऐसा टोड के मत को ज़्यादातर इतिहासकार अस्वीकार कर देते हैं। तो शक सीथियन के आधार पर इनको विदेशी सिद्ध करने का प्रयास किया कर्नल जेम्स टोड और उनकी पुस्तक के संपादक विलियम क्रुक ने। द्वितीय, शक, यूची, गुर्जर और हूण। वो ये कहते हैं कि राजपूत कौन थे, कि राजपूत वास्तव में शक, यूची, गुर्जर और हूण थे। स्मिथ का मानना है टोड ने राजपूतों को विदेशी और अनार्य वंशज का माना। स्मिथ कहते हैं कि जो राजपूत सूर्य के उपासक हैं वे विदेशी जातियों के वंशज हैं। भारत में अलग अलग समय शक, यूची, गुर्जर और हूण जातियां आई। कालांतर में इन्होंने हिंदू धर्म को ग्रहण किया। इस प्रकार इनका भारतीयकरण हुआ और जैसे ही इनका भारतीयकरण हुआ तो इन्होंने स्वयं को सूर्यवंशी और चंद्रवंशी कहलाना पसंद किया। तो इस प्रकार स्मिथ का ये मानना है कि ये लोग शक, यूची, गुर्जर और हूण जातियाँ ही राजपूत जातियाँ हैं। गुर्जर वंश, D.R. भंडारकर और डॉक्टर ईश्वर प्रसाद ये कहते हैं कि गुर्जर वास्तव में हूणों के साथ आई एक जाति थी जो मध्य एशिया से आए थे। अर्थात ईश्वरी प्रसाद और भंडारकर इनको विदेशी मानते हैं, गुर्जर वंश से इनको संबंधित मानते हैं। चौथा, यूची या कुषाण जाति के वंशज, ऐसा मानना है कनिंगम। एक ब्रोंज गुर्जर ताम्रपत्र मिला है जो 978 ईस्वी का है। उनके आधार पर इनको यूची या कुषाण जाति से संबंधित कनिंगम महोदय इनको मानते हैं। लेकिन ऐसा कोई भी मत नहीं है जिस पे इतिहासकार एक मत हो। लेकिन ज़्यादातर भारतीय इतिहासकारों ने विदेशी होने के मत को अस्वीकार किया है और इनमें सबसे ज़्यादा इनको प्राचीन जो भारतीय क्षत्रिय हैं, वैदिक आर्य या वैदिक क्षत्रिय का दर्जा ज़्यादातर लोग देते हैं। तो इस प्रकार गौरीशंकर हीराचंद ओझा का मत सबसे ज़्यादा अभी तक प्रभावी मत है।